प्रोग्राम एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, कराची में मीर रज़ा अली के कत्ल केस ने एक बार फिर अहम रुख इख्तियार कर लिया है। एक तरफ केस की तहकीकात के लिए नई तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई है, तो दूसरी तरफ सिंध हुकूमत ने मामले की जुडिशल इंक्वायरी कराने का भी फैसला कर लिया है। लेकिन असल सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या सामने आया कि पहले से जारी तहकीकात के बावजूद नई तहकीकाती टीम बनाना पड़ी। क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आने वाला तजाद इस केस की पूरी कहानी तब्दील कर सकता है? और मीर रज़ा अली की मौत से पहले होने वाली आखिरी टेलीफोन कॉल्स और मौसूल होने वाले आखिरी पैगामात में क्या कुछ छुपा हुआ है? दस्तयाब मालूमात के मुताबिक मीर रज़ा अली कत्ल केस की तहकीकात के लिए DIG क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन सिंध अमीर फारूकी की सरबराही में 5 रुकनी नई तहकीकाती टीम तश्कील दी गई है। टीम में SSP RRF सैयद मोहम्मद अली रजा, SP कैस खान, SP अनम तजम्मुल और SIO जमान टाउन चौधरी गजनफर शामिल हैं। नई तहकीकाती टीम को केस की जामे और गैर जानिबदाराना तहकीकात करने की हिदायत की गई है। टीम केस के तमाम मुतल्लिका पहलुओं की असर-ए-नौ छानबीन करेगी और नए या इजाफी शवाहिद की निशानदही, हसूल और उन्हें महफूज बनाने के अमल का भी जायजा लेगी। सिर्फ यही नहीं बल्कि फिजिकल, टेक्निकल, वाकयाती और फ्रांसिक शवाहिद का तफसीली तज्जिया भी किया जाएगा। और इस केस में सबसे अहम पेशरफ्त पोस्टमार्टम और इसके साथ साथ दीगर रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आई है। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट नंबर 9/2026 और पोस्टमार्टम रिपोर्ट नंबर 329/2026 में तजाद सामने आया है। यही तजाद अब नई तहकीकाती टीम के लिए एक अहम पहलू बन गया है और इसका असर-ए-नौ जायजा लिया जाएगा। अब जरा मीर रज़ा अली के कत्ल से पहले के आखिरी लम्हात की तरफ आते हैं, क्योंकि तफ्तीश में उनके आखिरी टेलीफोन राब्ते और आखिरी पैगामात भी इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक 28 जुलाई की शब मीर रज़ा अली ने 3 टेलीफोन कॉल्स पर 2 अफराद से बात की। रिकॉर्ड के मुताबिक रात 2:13 और 2:16 पर मीर रज़ा अली ने अली नामी शख्स से बात की। उसके बाद मीर रज़ा अली की आखिरी फोन कॉल उनके दोस्त अब्दुल्ला ने रिसीव की। दोनों के दरमियान 3 मिनट से ज्यादा गुफ्तगू हुई, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो तफ्तीश के लिए इंतहाई अहम है। मीर रज़ा अली के फोन पर आखिरी 8 पैगामात रात 4:20 से 4:22 के दौरान मौसूल हुए। अहम बात यह है कि मीर रज़ा अली ने इन आखिरी पैगामात में से किसी का जवाब नहीं दिया। अब तहकीकाती टीम ने फैसला किया है कि आखिरी फोन कॉल्स पर बात करने वाले अफराद और आखिरी पैगामात भेजने वाले अफराद से भी बाकायदा तफ्तीश की जाएगी। यानी अब तफ्तीश का दायरा सिर्फ जाए वक़ुआ या रिवायती शवाहिद तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि मीर रज़ा अली के आखिरी राब्तों, फोन रिकॉर्ड, पैगामात, तकनीकी शवाहिद और फ्रांसिक मवाद को भी दोबारा खंगाला जाएगा। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने भी इस केस में बड़ा फैसला कर लिया है। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने उनके मुताबिक वजीर आला सिंध के साथ होने वाली अहम मीटिंग में मीर रज़ा अली केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला किया गया है। वजीर दाखिला सिंध के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज की सरबराही में जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाएगा। यानी अब एक तरफ पुलिस की नई तहकीकाती टीम केस की तफ्तीश करेगी और दूसरी तरफ अदालती सतह पर भी मामले की तहकीकात का रास्ता खोल दिया गया है। आज वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब मीर रज़ा अली खान के घर भी पहुंचे, जहां उन्होंने मरहूम के वालिदैन और दीगर अहले खाना से ताज़ियत की। इस मौके पर एडिशनल IG कराची, DIG ईस्ट और मुतल्लिका SSP भी उनके हमरा थे। अहले खाना को केस की पेशरफ्त और तहकीकात के हवाले से तफसीलात से आगाह किया गया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत तकरीबन 4 घंटे तवील इजलास हुआ, जिसमें वाक़े और तहकीकात के तमाम पहलुओं का तफसीली जायजा लिया गया है। वज़ीर दाखिला सिंध ने यकीन दहानी कराई है कि तहकीकात शफ़ाफ और गैर जानिबदाराना होंगी, इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे और अगर कोई जिम्मेदार साबित हुआ तो उससे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। अहले खाना को यह भी यकीन दहानी कराई गई है कि उन्हें तनहा नहीं छोड़ा जाएगा और तहकीकाती टीम मरहूम के वालिदैन के साथ मुकम्मल राब्ते और ताउन बरकरार रखेगी। अब इस केस में अगला अहम मरहला नई तहकीकाती टीम का इजलास है, जिसकी सरबराही DIG अमीर फारूकी करेंगे। टीम को हिदायत दी गई है कि केस को जल्द अज जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए और मुकर्ररा मुद्दत में मुतल्लिका अदालत को रिपोर्ट पेश की जाए। साथ ही केस की पेशरफ्त से मुतल्लिक रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट भी पेश करने की हिदायत की गई है। अब देखना यह है कि पोस्टमार्टम और दीगर रिपोर्ट्स में सामने आने वाला तजाद आखिर किस नतीजे तक पहुंचता है। मीर रज़ा अली की आखिरी कॉल किससे हुई, आखिरी 8 पैगामात किसने भेजे, मीर रज़ा ने इन पैगामात का जवाब क्यों नहीं दिया
और तमाम शवाहिद को जोड़ने के बाद नई तहकीकाती टीम किस नतीजे पर पहुंचती है। ये वो सवालात हैं जिनके जवाब अब इस केस की नई तहकीकात में तलाश किए जाएंगे। और सबसे अहम बात, सिंध हुकूमत की जानिब से जुडिशल कमीशन बनाने के फैसले के बाद अब मीर रजा अली कत्ल केस की तहकीकात सिर्फ पुलिस तफ्तीश तक महदूद नहीं रहेंगी, बल्कि अदालती निगरानी में भी मामला आगे बढ़ने जा रहा है। और बहुत से और अहम सवालात इस केस के हवाले से सामने आए हैं। इसमें आपको बताते चलें कि ताज़ा तरीन जो सूरत हाल सामने आई, इसमें जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये किसी भी वालिदैन के हवाले से आने वाला मुश्किल मरहला होता है, जिसमें उनकी जानिब से बार बार ये कहा गया कि बज़ाहिर लगता है कि ये कत्ल हुआ, जबकि पुलिस की जानिब से इसको खुदकुशी कहा गया और फिर उनसे राब्ता भी नहीं किया गया। उन वालिदैन तक जो भी बात पहुंचती रही वो मीडिया के जरिए पहुंचती रही। उन्होंने मीडिया पर सुना कि मेडिकल बोर्ड तब्दील कर दिया गया और उनके जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात रहे वो उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करके नहीं दिए गए, बल्कि मीडिया के जरिए या तो मुतल्लिका हुक्काम मीडिया को इंटरव्यू के जरिए बताते रहे, जो मुतासरीन हैं या इस केस से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं उन तक ये बात डायरेक्ट नहीं पहुंचाई गई। और फिर सबसे अहम मरहला तब आया जब मेडिकल बोर्ड को तब्दील कर दिया गया। ये वालिदैन के लिए मुश्किल मरहला होता है कि एक तो उनका बच्चा जो है, उनका बेटा जो है वो इस दुनिया से चला गया, ये गम ही तमाम गमों से सबसे बड़ा होता है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये फैसला किया कि हम इस केस में सच्चाई तक पहुंचने के लिए इजाजत देते कि कब्र कुशाई की जाए। और उसके बाद जब मेडिकल बोर्ड तब्दील किया गया तो फिर कब्र पर पहरा देते रहे और कहा कि हमें इस मेडिकल बोर्ड पर एतमाद नहीं है, हम अपने बच्चे की लाश को नहीं निकालने देंगे और जो कोर्ट के ऑर्डर है उसके मुताबिक काम किया जाए और उसके मुताबिक ही चला जाएगा, तो फिर हम इस मामले को आगे बढ़ने देंगे। और उसके बाद फिर यह मीडिया पर भी हाईलाइट हुआ और उसके अलावा और भी जगह पर यह चीज़ें गई। तो उसके बाद फिर हुक्काम बाला को होश आया। ये बहुत सवालिया निशानात खड़े करता है ये केस कि किस किस्म के सिस्टम में हम रह रहे हैं। इस सिस्टम के अंदर जहां पर एक शख्स की लाश मिलती है और उसको खुदकुशी डिक्लेयर करने के लिए उसके वालिदैन को कन्विंस किया जाता है और वालिदैन के इसरार पर फिर एक नया मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाता है और उस मेडिकल बोर्ड के अंदर दोबारा जो है वो पोस्टमार्टम किया जाता है। और अब आकर उसके वालिदैन को यह लगता है कि हम इंसाफ की जानिब शायद बढ़ें। और अब से कुछ देर कबल जो ज़ियाउल हसन लंजार साहब हैं वो खुद उनके घर पहुंचे ताज़ियत के लिए और जुडिशल कमीशन बनाने का एक फ़ैसला भी किया गया है और मुलाकात में ताज़ियत भी की गई है। और अब हुकूमत की जानिब से, सूबाई हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि जो कुछ हो सका इस केस के हवाले से किया जाएगा और उनको एतमाद में भी लिया जाएगा। और जब ये डॉक्टर्स की मेडिकल टीम ने लाश का दोबारा मुआयना किया तो फिर ये भी बताया गया कि उनके वालिद को इस हवाले से जो है वो डिटेल से आगाह भी किया गया कि किस किस्म के निशान जिस्म पर देखे गए। गोली पीछे से लगी और सीने से निकली, दिल पर भी दबाव देखा गया, नाक की हड्डी भी टूटी हुई देखी गई या उस पर भी जख्म देखे गए। ये तमाम चीज़ें जो है फिर उनके वालिदैन तक ब्रीफ भी की गई हैं। अब इस केस के हवाले से जो भी मामला या सूरत हाल सामने आती जाएगी वो अपने नाज़रीन तक पहुँचाते रहेंगे। लेकिन हर केस पर जब भी कोई केस आता है तो हर प्लेटफॉर्म से, और मैं भी ये कहता हूँ कि टेस्ट केस होना चाहिए, जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हम टेस्ट केस कह कह के थक गए और हुकूमत के कानों पर या इंतज़ामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, मशरक़ वस्ता में जंग सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं रही। एक तरफ ईरान आबनाए हरमज़ को खोलने के लिए अमेरिका के सामने सख्त शराइत रख रहा है, दूसरी तरफ सऊदी अरब की अहम तेल तनसीब पर हमला खित्ते में खतरात बढ़ा रहा है। और इसी माहौल में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की अपने दिफाई ताउन को मजीद वुसअत देने की तैयारी कर रहे हैं। ईरान का कहना है कि आबनाए हरमज़ खोलने के लिए अमेरिका को बहरी नाकाबंदी और पाबंदियां खत्म करना होंगी, खित्ते में अपनी फौजें वापस बुलाना होंगी, जंगी हरजाना अदा करना होगा और मुंजमद ईरानी असासे भी बहाल करना होंगे। लेकिन इसी दौरान सऊदी अरब के जाजान में आरामको की रिफाइनरी में आग भड़क उठी। सऊदी हुक्काम के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि ईरान के हिमायत याफ्ता हौसियों ने दावा किया कि रिफाइनरी को ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया। इस दावे की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी। यानी ईरान की शराइत में एक तरफ आबनाए हरमज़ और अमरीकी फौजी मौजूदगी का मामला है, तो दूसरी तरफ खलीजी ममालिक की तवानाई तनसीबात पहले ही खतरे की जद में हैं। और शायद यही वो सिक्योरिटी खदशात हैं जिनके दरमियान सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया का नया दिफाई मुआहिदा अहमियत इख्तियार कर रहा है। तुर्किया के वजीर खारजा खाकान फैदान के मुताबिक ये इत्तेहाद सिर्फ 3 ममालिक तक महदूद नहीं रहेगा।
मिस्र भी आने वाले मरहले में इसका हिस्सा बन सकता है, जबकि ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद ममालिक को भी इस दिफाई छतरी में शामिल किया जा सकता है। तुर्किया का मौक़िफ़ है कि इस माहिदे का मकसद किसी बैरूनी मुल्क को पैगाम देना नहीं, बल्कि मशरक़ वस्ता में पायदार इस्तेहकाम लाना है। लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ ईरान अमरीकी फ़ौजी मौजूदगी के खात्मे, पाबंदियों के खात्मे और जंगी हर जाने का मुतालबा कर रहा है। दूसरी तरफ सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया दिफाई सफबंदी कर रहे हैं और मिस्र को भी साथ मिलाने की बात हो रही है। तो क्या खित्ता जंग के खात्मे की तरफ बढ़ रहा है या जंग के बाद ताकत और सिक्योरिटी के एक नए निज़ाम की तरफ? ये तमाम सूरत हाल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अभी नाज़रीन इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। मुनीर अकरम साहब, साबिक मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान के, हमारे साथ मौजूद हैं और माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर आदिल नजम साहब ने हमें ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुनीर अकरम साहब, ये जो अलाइंस बना है जिसमें पाकिस्तान है, टर्किया है और उसके साथ साथ सऊदी अरेबिया है, अब जो फॉरेन मिनिस्टर है तुर्की के, वो ये कहते हैं कि इसमें इजिप्ट भी इसका पार्ट बन सकता है और कोई ऐसी वजह नहीं है कि इजिप्ट इसका पार्ट ना बने। कुछ चीज़ें हैं जो मज़ीद क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद हमें मज़ीद इसके अलाइंस के अंदर भी ममालिक नज़र आएंगे और इजिप्ट का उन्होंने नाम ले लिया। अब आप क्या समझते हैं कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल से बहुत ज़्यादा इसको रिलेट किया जा रहा है, तो इस अलाइंस की वजह आप क्या समझते हैं? क्या आपको लगता है कि एक ऐसा अलाइंस बनाया जा रहा है जो खित्ते की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए ईरान को आइसोलेट करने के हवाले से है? क्योंकि बहुत ज़्यादा बात इस पेराई में भी हो रही है कि शायद ईरान को आइसोलेट किया जा रहा है और एक अलहदा इत्तेहाद बनाया जा रहा है। और आपको क्या लगता है कि इस इत्तेहाद के अंदर मजीद कौन से ममालिक शामिल हो सकते हैं? जी, मेरी नज़र में देखिए, इस जंग से तो सबको जाहिर हो गया है कि जो अमेरिकन सिक्योरिटी अम्ब्रेला है, जो खलीज के ममालिक ने लिया था कि जी वहाँ अमेरिकन अड्डे होंगे और उनकी हिफाजत होगी, उस वजह से वो बिल्कुल गलत नज़र आया है। ये अड्डों से इनको नुकसान हुआ है, कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल में पूरे खित्ते में ये एहसास हो गया है कि हमने अमेरिकन सिक्योरिटी अम्ब्रेला पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं और हमने कोई और अपनी खुद की कोई ऐसा आर्किटेक्चर बनाना है जिसके तहत हम अपनी सिक्योरिटी खुद संभाल सकें। तो इस वजह से ये जो मुआहदा हुआ है वो मेरी नज़र में एक ये अल्टरनेट सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाने के लिए है। और इसमें मुसलमान के जो सब में बड़े ताकतें हैं मुसलमान मुल्कों में, तुर्की है, पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, वो शामिल हो गए हैं और वो चाहते हैं कि ये पूरे खित्ते में जो कुछ भी सिक्योरिटी जो खर्चात हैं वो आपस में हम खुद अपने आप को संभाल सकें। तो ये इरादा ये है और इसमें ये कहा गया है कि जी हम इसको खुला रखेंगे जिसमें दूसरे ममालिक भी शामिल हो सकते हैं। तो अब इजिप्ट का सवाल उठ गया। इजिप्ट ने तो पहले से कोऑर्डिनेशन कर रहे थे, जो हमारा क्वार्टेट बनाया था, तो शायद इसमें इजिप्ट शामिल हो जाए। पर दूसरे ममालिक भी मेरी नज़र में, कुवैत के साथ पाकिस्तान का डिफेंस मुआहदा है, शायद कुवैत आ जाए, शायद कतर आ जाए। तो ये एक खुला है, ये सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो बनाया गया है ये खुला है दूसरे मुल्कों को। और आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान और सऊदी अरब का जब ये डिफेंस मुआहदा हुआ था तो उस वक्त ईरानी प्रेसिडेंट साहब ने, प्रेसिडेंट पेजेस्कियान ने कहा था कि वी वेलकम दैट, और उन्होंने ये भी प्रपोज किया था कि एक रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर हो जिसमें ईरान भी शामिल हो सकता है। तो मेरी नज़र में अभी ये पहले कदम लिए गए हैं खित्ते की नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाने के लिए। ये पहला कदम लिया गया है 3 मुल्कों ने। इसमें दूसरे मुल्क शामिल हो सकते हैं, मिस्र आ सकता है, खलीज के ममालिक आ सकते हैं। और फिर मेरे ख्याल में ये जो आर्किटेक्चर है इसके तहत ईरान से भी कुछ समझौता हो सकता है और ईरान की भी कोऑपरेशन किस तरह की होगी वो देखने की बात है। पर ईरान के साथ भी कुछ अंडरस्टैंडिंग्स और हो सकती हैं जिसके तहत पूरे इस खित्ते में हम अमन ले आ सकें और हम खुद अपना सिक्योरिटी
खुद संभाल सकें, या बावजूद कि यानी कि अमेरिका को देने के लिए या इजराइल को देने के लिए ये हम खुद अपना सिक्योरिटी संभाल सकें। मेरे ख्याल में ये इरादे ये हैं, और क्या वो जो आगे गैप चल के देखना होगा कि फील किस कर रही है तरह वहाँ से पर कंट्रीज़ के, उनकी खुद मुख्तारी को वहाँ पर नुकसान पहुँचा है, आप समझते हैं कि उसने ये अपॉर्चुनिटी पैदा की और उसके अंदर ये अलायंस हमारे सामने नज़र आया। आदिल नजम साहब, क्योंकि खित्ते के अंदर ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट के अंदर इस वक्त एक जंग जारी है, और ये गुज़िश्ता एक साल के अंदर दूसरी दफ़ा वहाँ पर ऐसा माहौल बना है। 28 फरवरी, उससे पहले भी 12 दिन की जंग हो चुकी वहाँ पर, जिसमें आखिरी दिन अमेरिका उसका हिस्सा बना था। उस तनाजुर के अंदर आप देखते हैं कि एक ऐसा अलायंस बना जिसको यूएसए की मर्जी हासिल है, और अमेरिका उसको अपने मकासद के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, और यकीनी तौर पर जब हम ये बात करते हैं तो वो अगेंस्ट ईरान ही बात की जाती है। तो आपको लगता है कि ऐसा मंजरनामा सामने आ रहा है? बहुत शुक्रिया। जो दो आपने मफरूज़े बताए कि हो सकता है, तो यकीनन हो सकता है, हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में कोई ऐसे हमारे पास शवाहिद नहीं है कि इसका पर्पज़ वो है। ना तो इसका पर्पस क्लियरली ये एक लॉन्ग टर्म मुआहिदा ही नज़र आता है, और ये इसकी जो मुहर्रिक है वो सिर्फ ईरान की जंग भी नहीं है। ईरान की जंग एक ट्रिगर बन गया है इसका, लेकिन ये वो डेवलपमेंट्स हैं जो हम इस खित्ते में भी और दुनिया में भी बड़े अरसे से देख रहे हैं। पिछले 6 महीने में जब से ये ईरान का सिलसिला शुरू हुआ है, उससे उसको एक इम्पटस मिल गई है, एक ट्रिगर मिल गया है। लेकिन आप ये सारी जो एक नई अलाइंसेस बनने की सूरत हाल देख रहे हैं, ये पिछले 2-3 साल से हम मुख्तलिफ इलाकों में, और बिलशमूल फॉर एग्जांपल यूरोप में भी हम यही देख रहे हैं कि हर मुल्क जो है वो ये सोच रहा है कि यार जो निज़ाम था वो तो अब टूट रहा है, और कोई नया सिस्टम बनेगा। वो सिस्टम जो भी हो, तैयारी कर लो कि जो टर्बुलेंस आएगी उसके लिए आपके पास कुछ ना कुछ सीट बेल्ट्स हो, और इसको उसी हवाले से देखना चाहिए। तो जो आपके दो मफरूज़ हैं, यकीनन अगर आप ईरान हो तो आपको ये ऐसा शायद लगे कि जनाब ये जो है हमारे खिलाफ है, और शायद इसके एक पहलू ये भी हो कि ईरान के लिए एक डिटेरेंस हो। आपने आज हुथियों से भी एक बयान इस किस्म का सुना इस मुआहदे के बारे में, तो उनको भी यकीनन इसकी एक तशवीश हो सकती है। एक गुफ्तगू चल रही है कि जनाब ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने कराया है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब की कोई इतनी मर्जी है, अगर उनको इल्म था भी तो ऐसा नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका ने कहा यार जाके तुम ये कर लो, कि उनके बिहाफ पे किया गया उसका हमें, क्योंकि उसका कोई हमें स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नज़र नहीं आता अमेरिका के लिए। तो बल्कि इसमें ज़्यादा ऐलान ये है कि अमेरिका एज द सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑफ द मिडल ईस्ट, ये एक तरह से उसके खिलाफ एक मूव है ना, इसलिए खिलाफ है कि वो जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर था वो सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सका। जब आपको नज़र आ रहा है कि जो आपकी एक थ्योरी थी मिडल ईस्ट में कि सिक्योरिटी कैसे आएगी, सिक्योरिटी आएगी कि हम अमेरिका के साथ होंगे, उनको हम पैसे देंगे, वो बेस बनाएंगे, बेस हमारी हिफाजत करेंगे। हुआ क्या? बेस ने हिफाजत नहीं की, बल्कि ना सिर्फ ईरान के तरफ से नहीं की, इसराइल की तरफ से नहीं की। आपको याद है इसराइल का जब कतर पे हमला वगैरह हुआ, बल्कि जो बेस थे वो एक निशाना बन गए। तो अगर आप वो मुल्क हैं, आप सोचते हैं अच्छा यार ये काम तो नहीं चल रहा, कोई नया सौदा लेके आते हैं, तो ये इसके जो मुहर्रिकात होंगे वो बहुत होंगे। इसको यूरोप में भी देखा जाएगा, अफ्रीका में भी देखा जाएगा, इसको भी और किसी और चीज़ को भी। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस वक्त आपको तमाम दुनिया में नज़र आ रहा है एक सेंस ऑफ रीअलाइनमेंट। जब मुल्क दुनिया बदलती हुई देखते हैं तो वो उस बदलती हुई दुनिया के हिसाब से कोशिश करते हैं जहां तक उनका हो सके कि वो नई कोई अलाइनमेंट करें। मेरे ख्याल में अभी आप और भी देखेंगे, चाहे वो इस ट्राईपैट्रिएट एग्रीमेंट का बढ़ना हो कि और पार्टनर्स आ जाएं, या वो मुख्तलिफ बायलैटरल ट्राईलैटरल इधर और उधर किस्म की आपको अरेंजमेंट्स नजर आए जिनके बीच में कोई डॉटेड लाइन हो। लेकिन जो आप देख रहे हैं वो आप एक एग्रीमेंट या दो एग्रीमेंट नहीं देख रहे, आप एक बदलता हुआ नक्शे की बिगिनिंग देख रहे हैं जो अभी तक मुबहिम है, और हमें ये नहीं पता कि वो ख़त्म कहाँ होगी, लेकिन ये नज़र आ गया कि शुरू होगी। ये रीअलाइनमेंट की बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, कुछ वजूहत हमें नज़र भी आ रही हैं। मुनीर अकरम साहब, आप क्या समझते हैं? एक तो क्या अमेरिका की मर्जी ये जो अलायंस बना इसमें शामिल है, और दूसरा हमने देखा कि सऊदीया को ट्रंप ने जो लास्ट न्यूक्लियर एनर्जी के हवाले से एक डील की बात की, और उसके अगले ही दिन कहा कि अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने की शर्त भी है। फिर हमने ये भी देखा कि इस वॉर के अंदर सऊदीया को अमेरिकन एयरबेसेस जो है वो डिफेंड नहीं कर सकी। फिर हमने ये भी देखा कि सऊदीया के हवाले से जो रिमार्क्स डोनाल्ड ट्रंप ने इस वॉर के अंदर MBS के हवाले से नाज़ेबा किस्म के अल्फाज उन्होंने अपने सोशल मीडिया ट्वीट्स के ज़रिए किए या सोशल मीडिया मैसेजेस के ज़रिए किए,
और फिर इसराइल के हवाले से, इसराइल जो टर्की के हवाले से बयान देता रहा है कि टर्की विल बी नेक्स्ट ईरान या इज नेक्स्ट ईरान, सो आपको लगता है कि ये वो चेंजिंग्स थी जिसकी वजह से ये अलायंस बना? जी मेरे ख्याल में यानी कि उसे एक डायरेक्ट इक्वेशन नहीं कर सकते हैं, पर मेरी नज़र में देखें अब्राहम अकॉर्ड्स अभी नहीं होते हैं, एक्सपैंड नहीं होंगी। जो गाजा में जंग की है, इसराइल ने जो जेनोसाइड किया है गाजा में, उसके बाद में जो अरब ममालिक हैं दूसरे और सऊदी अरब ने खुद ये बिल्कुल जाहिर कर दिया है कि जब तक के फ़लस्तीनी स्टेटहुड की तरफ कोई प्रोग्रेस नहीं होगा तो वो अब्राहम अकॉर्ड को नहीं मानेंगे। ये जो मुआहदा जो पीस न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर सिविल कोऑपरेशन जो अमेरिका ने की है, उसके बाद में भी जो ट्रम्प साहब ने जो शर्त लगाई, उसके बाद में सऊदी अरब ने जाहिर कर दिया कि हम तो नहीं मानेंगे ये अब्राहम अकॉर्ड्स को जब तक कि फ़लस्तीन की स्टेटहुड की तरफ कोई प्रोग्रेस होगी। तो मेरे ख्याल में जो अब्राहम अकॉर्ड्स हैं वो आगे नहीं बढ़ सकती हैं जब तक कि इजराइल का जो पॉलिसीज हैं गाजा में, जो उसकी पॉलिसीज हैं, जो ग्रेटर इजराइल का प्रोजेक्ट वो बना रहे हैं, वेस्ट बैंक में सेटलमेंट्स करवा रहे हैं, अगर ये बदलेंगे नहीं तो अब्राहम अकॉर्ड्स आगे नहीं बढ़ सकती हैं। मेरे ख्याल में ये जो मुआहदा हुआ है तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब का, इसका मतलब ये है कि जी अमेरिका की जो अम्ब्रेला है उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते हैं, वो जाहिर हो गया है इस जंग में। तो इसलिए हमने कुछ और बनाना है। तो कोशिश यही है। अमेरिका ने इसकी मुखालफत नहीं की है क्योंकि वो भी समझते हैं कि इस खित्ते में हम अभी आगे जाकर हम इस तरह से नहीं रह सकते हैं, उनका फुटप्रिंट कम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब और आदिल नजम साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस तमाम सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो वाहिद ताकत थी वो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग थी, और यही खौफ हमेशा ही हमारी हरीफ टीम पर हमारा कायम रहता था कि हमारे फास्ट बॉलर्स जो है वो उनको रन बनाने से भी रोकते थे और उसके साथ साथ फिर वो उनकी विकेट्स भी उड़ाते थे। और हमने देखा कि बहुत से राइजिंग स्टार्स रहे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, ख़ास तौर पर जब से पाकिस्तान सुपर लीग आई। उसमें से एक स्टार ऐसे थे जो कि फास्ट बॉलर थे, एहसानुल्लाह, जो कि एक पाकिस्तान सुपर लीग के टूर्नामेंट में हाईएस्ट विकेट टेकर भी रहे। लेकिन अब उनकी जानिब से ये शिकवा किया जा रहा है क्योंकि वो 3 साल इंजरी में रहे और उसके बाद अब वो ये ख्वाहिशमंद है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में पाकिस्तान की जर्सी पहनकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तान के लिए खिदमत अंजाम दें। उनकी जानिब से ये गिला किया गया कि ना तो चेयरमैन पीसीबी उनका फ़ोन उठा रहे हैं और ना ही आकिब जावेद से उनका रब्ता हो रहा है। उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, रब्ता क्यों नहीं हो रहा, क्राइटेरिया क्या है वापस टीम में आने के लिए, और इस वक्त वो कौन कौन सी लीग्स खेल रहे हैं। अभी नाज़रीन इसी मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ क्रिकेटर एहसानुल्लाह साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एहसान भाई आपके वक्त का। एहसान भाई, आपने कहा कि एक तो पीसीबी चेयरमैन आपकी कॉल नहीं उठा रहे, आकिब जावेद साहब आपकी कॉल नहीं उठा रहे, कौमी टीम में वापसी के भी ख्वाहिशमंद हैं आप, तो आपको क्या लगता है कॉल से वापसी होती है या परफॉर्मेंस से वापसी होती है? नहीं, आप लोगों को पता है, आपका पहले शुक्रिया अदा करता हूँ और आपने मौका दिया है बात करने के लिए। तो मैंने जो जितनी भी अभी वीडियो देखी है, मैं तो सोशल मीडिया नहीं देखता, लोग बेचते हैं, कोई लोग ऐसे कहते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई पाकिस्तान टीम में ऐसे तो नहीं आता। मैंने कहा मुझे डोमेस्टिक नहीं मिल रहा तो मैं पाकिस्तान टीम में कैसे आऊँगा? तो उनको लिए यही कॉल कर रहा हूँ, मुझे तो डोमेस्टिक में डाल दे, मैं तो डोमेस्टिक में परफॉर्म करूँ। आप लोगों को तो डोमेस्टिक पसंद है, डोमेस्टिक में डाल दो, मैं डोमेस्टिक में परफॉर्म करूंगा। तो डोमेस्टिक का क्राइटेरिया क्या है और क्यों आपको नहीं सिलेक्ट किया जा रहा? मैं तो खुद ही हैरान हूँ, पता नहीं, मैं तो इसमें कुछ भी नहीं कह सकता। आपको तो खुद ही पता है, मैं जितनी भी लोगों को कॉल कर रहा हूँ तो कोई कॉल भी नहीं उठा रहा। आपको पता है, बंदा अगर नीचे आता है तो उससे बेहतर फिर वापस जाते हैं। और इंजरी के बाद आपका जो कमबैक रहा वो कैसा रहा और इस वक्त आप मुकम्मल फिट हैं? आप लोगों को पता था, बंगाल में मैंने 148 किया था, उधर रमीज राजा अभी कमेंट्री कर रहा था, रमीज भाई। तो आप लोगों ने देखा था फर्स्ट बॉल जो मैंने कमबैक का किया था, तो सारी दुनिया को पता चल गया था कोई एहसान अभी भी जिंदा है, कोई उसके हाथ का कोई मसला नहीं है।
तो एहसान, क्या वजह बनी इस सारी सूरत हाल में? क्यों आपको लगता है टीम में अभी गुंजाइश नहीं है, या आपको लगता है कि गुंजाइश है लेकिन कोई और वजूहात हैं जिसकी वजह से आप पर फोकस नहीं आया? नहीं, मैं तो खुद हैरान हूँ। मैं तो इसलिए कॉल कर रहा हूँ, मैंने तो यही पूछना था। अभी जो 4 टीमें बनी हुई हैं, मुल्तान में लोग पहुंचे हुए हैं, तो मैं यही पूछ रहा था यार, अगर मैं डोमेस्टिक नहीं खेलूंगा तो मैं पाकिस्तान टीम में कैसे आऊँगा? मैं तो पहले भी स्ट्रगल से आया था, मेहनत करके आया था। मैं अभी भी कहता हूँ मैं स्ट्रगल से आऊँगा, मेहनत से आऊँगा। जितने मेरे हाथ में दम होगा तो मैं वही तरह आऊँगा जो जिस तरह एहसान था वैसे आऊँगा इंशाल्लाह। मेरी कोशिश यही होगी। अभी मुझे इन्होंने जो 4 टीमें हैं उसमें भी नहीं बुलाया है। उधर भी आप लोगों को पता था, हमारे लोग कहते हैं पेस जो है वो कुछ भी नहीं है। आपको पता है 150 बहुत बड़ी बात होती है। तो बैट्समैन से पूछ लें, बैट्समैन को नज़र ही नहीं आता। बैट्समैन कहते हैं मुझे लग ना जाए बॉल को, और इधर लोग मीडिया पे बैठ के बातें कर रहे हैं एहसानुल्लाह का डिसिप्लिन सही नहीं है, एहसानुल्लाह अच्छी बातें नहीं कर रहा। मैंने कहा यार मेरा क्या है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। आप हमारे सीनियर हैं, जो भी आप कहते हैं हम मान लेंगे इंशाल्लाह। और मैं तो ऊपर से नहीं आता, मैं कह रहा हूँ मुझे नीचे से ले आओ यार, डोमेस्टिक में तो डाल दो यार। डोमेस्टिक मुझे नहीं दे रहे तो मैं पाकिस्तान में क्या करूँगा? मैं किसको फरियाद करूँ? और आपने किसी सीनियर प्लेयर से मशवरा किया था? क्योंकि अमूमी तौर पर अगर बयानात मीडिया के थ्रू पहुंचे तो फिर बहुत से लोग बुरा मना जाते हैं। मैं तो लोगों की बातें सुनता भी नहीं हूँ और देखता भी नहीं हूँ। मैं तो अपना क्रिकेट पे फोकस कर रहा हूँ, और जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो सपोर्ट करें। इंडिया की जो प्लेयर होते हैं, अगर मैं इंडिया में इस टाइम होता तो मुझे लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। जिस तरह मैंने PSL टॉप किया था, जिस तरह मैंने पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस किए थे, जिस तरह मैंने और भी बॉलिंग की थी, तो उसी तरह अगर कोई इंडिया का प्लेयर होता तो इंडिया अभी भी उसका ख्याल रखते, लोग भी ख्याल रखते। और इस वक्त आप कौन कौन सी लीग्स आपने खेली रिसेंट में, और आगे प्रोफेशनल क्रिकेट के हवाले से कौन कौन सी लीग्स खेल रहे हैं? अभी मैं आप लोगों को बताता चलूं, मैंने अभी बंगाल खेला था और उधर अच्छी परफॉर्मेंस किए थे। पहले मैच में आपको पता था मैं 3 साल बाद खेल रहा था, तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। फिर जो 2 मैचेस खेले थे वो बहुत अच्छे खेले थे। और अभी प्रैक्टिस की क्या सूरत हाल है? माशाल्लाह प्रैक्टिस तो रोजाना करता हूँ, आप लोग मीडिया पे भी देखते हो। मैं बॉलिंग करवा के वो मैनेजर अपलोड करता है तो मैं वही देखता हूँ। और डोमेस्टिक के हवाले से हमारे यहाँ बड़ी तनकीद की जाती है, वैसे क्राइटेरिया या डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है। मैं बुनियादी तौर पर, क्योंकि क्रिकेटर हैं आप, प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, आपको बेहतर पता है कि क्राइटेरिया होता क्या है, किस तरह सेलेक्ट किया जाता है। स्पेसिफिकली डोमेस्टिक का किसी भी प्लेयर को कैसे इंतखाब किया जाता है, स्पेशली वो प्लेयर जो ऑलरेडी टीम में खेल चुका हो, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुका हो, पाकिस्तान की सबसे दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट लीग PSL खेल चुका हो, उसका टॉप बॉलर रहा हो। क्राइटेरिया क्या होता है, किस तरह सेलेक्टर सेलेक्ट करते हैं डोमेस्टिक के लिए भी? मैं तो यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, मुझे तो आप NCA बुला सकते हो, मुझे एक कॉल करो, एहसान आप आओ NCA, हम आपका फिटनेस पहले अच्छा करते हैं, हम आपको चेक करते हैं आपकी पेस क्या आ रही है। तो ये भी नहीं कर रहे ये लोग, पता नहीं कॉल नहीं उठा रहे, तो किधर मैं किसको फरियाद करूं? मैं तो खुद ही हैरान हूँ। और आपकी आखिरी दफ़ा PCB में सीनियर ऑफिशियल से कोई राब्ता, कोई बात हुई, क्या रिस्पॉन्स आया वहाँ से? जो मैं बंगाल से आ रहा था, आपको पता था मैंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, तो मुझे आकिब भाई ने कॉल किया था आप NCA आओ। मैंने कहा मैं NCA आऊँगा, आप लोगों ने मेरा रिहाइश किधर आप लोग रखेंगे? मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मैं तो 3 साल से बाहर हूँ पाकिस्तान टीम से। अगर मैंने PSL खेल लिया या बंगाल खेल लिया तो वो तो आपको पता है मैं खुद ही अपना घर चलाता हूँ। 5 भाई हूँ, हम 5 भाई हैं, मैं खुद ही अपना घर चलाता हूँ। तो इसमें मैं कैसे अफोर्ड करूँगा? जो PCB कहेगा अपने खर्चे पे रहो और इधर रिहेब करो बस।
बहुत शुक्रिया। एहसानुल्लाह हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, फास्ट बॉलर हैं, सब लोग जानते हैं, इनका एक यूनिक स्टाइल था, PSL में टॉप बॉलिंग टेकर रहे, लेकिन अब ये गिला कर रहे हैं कि जिस किस्म का सिस्टम अब चल रहा है उसमें उनको गुंजाइश नहीं दी जा रही, जिसमें वो डोमेस्टिक से ही दोबारा खेलना चाहते हैं इंजरी के बाद, और उसमें उनको जगह दी जाए जिसके लिए उनका राब्ता भी आला हुक्काम से नहीं हो पा रहा। नाज़रीन, प्रोग्राम में इस वक्त शामिल करेंगे एक ब्रेक से विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। 27 सितंबर को इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद तहरीक इंसाफ के अंदर ही सवालात उठने लगे हैं। एक तरफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी खुद लॉन्ग मार्च की क़यादत का ऐलान कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इमरान खान की बहन अलीमा खान कह रही हैं कि उन्हें इस कॉल की समझ ही नहीं आई। क्या मामला सिर्फ इख्तलाफ राय का है या पार्टी के अंदर राब्तों का फुकदान बढ़ चुका है? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि अगर इमरान खान से मुलाकातें शुरू ना हुई, ज़ाती मौलिक से इलाज ना कराया गया और अदालतों में मुकदमात ना सुने गए, तो इस्लामाबाद का रुख किया जाएगा। सुहेल आफरीदी के मुताबिक वो खुद लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे और ये एक रोज़ा एहतजाज नहीं होगा बल्कि इस्लामाबाद पहुंचने के बाद वापसी नहीं होगी। उनका कहना है कि लॉन्ग मार्च का मकसद इमरान खान की रिहाई नहीं बल्कि उन तक रसाई है, लेकिन लॉन्ग मार्च की तारीख ने पार्टी के अंदर ही हैरत पैदा कर दी। अलीमा खान ने रद्दअमल देते हुए कहा कि ये लोग इमरान खान को इंतजार करवा रहे हैं और उन्हें इस कॉल की समझ ही नहीं आई। सहाफ़ी साकिब रशीद ने भी एक्स पर सुहेल आफरीदी की सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात का हवाला देते हुए दावा किया कि उन्हें कहा गया कि लॉन्ग मार्च का ऐलान करने पर 5 दिन में नाअहल करा दिया जाएगा। सवाल यह कि क्या इसी दबाव की वजह से लॉन्ग मार्च की तारीख इतनी आगे रखी गई है? दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की रहनुमा मिशाल खान का कहना है कि इमरान खान की बिगड़ती सेहत से मुतल्लिक उनकी बहनों और पार्टी क़यादत को तमाम तफसीलात फराहम कर दी गई हैं, लेकिन पार्टी के मौजूदा फैसलाजाज खामोश हैं। उनके मुताबिक इमरान खान को फौरी तौर पर ज़ाती डॉक्टर्स तक रसाई और अस्पताल मुंतकिल करने की ज़रूरत है। ताम वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान कहा कि उन्होंने इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक वफाक की एक अहम शख्सियत से दरियाफ्त किया, जिसने उन्हें बताया कि इमरान खान की सेहत ठीक है और सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं है। यूं तरीके इंसाफ के अंदर एक ही वक्त में मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। इमरान खान की बहनें कुछ और कह रही हैं, पार्टी के रहनुमा कुछ और, वज़ीर आला कुछ और कारकुनों में भी अलग तशवीश पाई जाती है। सवाल अब सिर्फ 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च का नहीं बल्कि यह भी है कि क्या तहरीक इंसाफ अपनी क़यादत, कारकुनों और इमरान खान के ख़ानदान को एक वाज़ेह मौक़िफ़ पर मुत्तहिद कर पाएगी? लॉन्ग मार्च से पहले पार्टी के अंदर राब्तों का ये खला खुद एक बड़ा सवाल बन चुका है। अब इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया पंजोता साहब आपके वक्त का। पंजोता साहब, CM KPK की जानिब से 1.5 महीने बाद की एक डेट अनाउंस की गई है लॉन्ग मार्च के हवाले से, जिस पर अलीमा खानम साहिबा ने कहा कि ये उनकी समझ में नहीं आ रहा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान की जानिब से भी या रहनुमाओं की जानिब से भी ये तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है कि तबीयत अगर आज ख़राब है तो एहतजाज 1.5 महीने बाद क्यों किया जा रहा है, आज क्यों नहीं किया जा रहा? तो हिकमत अमली है क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। देखें, जहाँ तबीयत की बात है वो तो हर रोज़ हम एहतजाज भी कर रहे हैं, मीडिया से बात भी कर रहे हैं, पटिशन लेकर भी गए हुए हैं, और जहाँ खान साहब की रिहाई का मामला है उसके लिए ज़ाहिर बात है एक पूरा प्लान चाहिए होगा कि इस निज़ाम को गिराना है, और उस गिराने के लिए हमें ऐसा अमल बना के आना पड़ेगा जिससे ये निज़ाम गिर जाए। वो एक दिन के एहतजाज से नहीं गिरेगा कि हम यहाँ पर कॉल दे दें और सड़कों पर निकल जाएं तो ये इमरान खान को शिफ्ट कर देंगे, ये रिहा कर देंगे। 5 अगस्त की कॉल के ऊपर भी इमरान खान की अगवा जो किया गया था 5 अगस्त को, वो भी उसी के खिलाफ एहतजाज था, लेकिन क्या 5 अगस्त को फिर खान साहब रिहा हो गए या उनको शिफ्ट कर दिया गया? तो उसके लिए एक लाएअमल जो है वो हमने दिया है कि 27 से पहले पूरे खैबर पख्तूनख्वा समेत पूरे पाकिस्तान में सुहेल आफरीदी जाएंगे, तमाम जमातों से मुलाकातें कर रहे हैं, और उसके साथ मुख्तलिफ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटियों में हर सतह पर स्टूडेंट्स को मोबिलाइज करेंगे, और कम से कम जो है 20 लाख से ज़्यादा लोग इंशाअल्लाह ताला लेकर। ये नहीं पंजोता साहब, ये वही मोमेंट है जब सुहेल आफरीदी साहब CM बने थे, तो उसके बाद वो पंजाब भी आए, सिंध भी गए, बाकी सूबों में जाकर लोगों को मोबिलाइज किया, कहा एहतजाज करेंगे। तकरीबन काफ़ी महीने गुजर गए, वो मोबिलाइजेशन को अभी तक एहतजाज की शक्ल में आपकी जमात बाहर नहीं लेकर आई। देखिए, वो मोबिलाइजेशन बिल्कुल आपकी बात है ठीक थी, लेकिन उसके साथ साथ अब जो तैयारी है इस फाइनल कॉल के हवाले से वो करनी है, जिसमें फॉर एग्जांपल वाशरूम्स जो हैं उनका इंतज़ाम, खुराक का इंतज़ाम, ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम, उसके अलावा ज़ाहिरी बात है साथ हेल्थ इश्यूज़ होते हैं तो उसके लिए एम्बुलेंस का इंतज़ाम, फंड्स का जो है मामला, तो हर सतह पर ये वैसे मसाइल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले कभी हुआ नहीं करते थे। पहली दफ़ा सुन रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ये मसाइल हैं, क्योंकि जितना एहतजाज इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च या इस्लामाबाद की तरफ मार्च या बाद में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया हुआ है, ये तो उन सबको पता है कि कैसे करना है, टॉप लीडरशिप को भी पता है।
नहीं, देखें, सबसे बुनियादी मसला है फंड्स का। तो फंड्स के साथ-साथ बाकी सारी चीज़ें भी हैं, तो उसके लिए हम फंड्स रेज़िंग के लिए जो है वो पूरा एक प्लान बनाएँगे कि किस तरह से हमने फंड्स को इकट्ठा करना है। ज़ाहिर बात है, एक मार्च है, उसके लिए फंड्स दरकार होते हैं। तो फंड्स इकट्ठे करके और लोगों के साथ राब्ता करके, मुख्तलिफ़ शहरों में जाकर, मुख्तलिफ़ सूबों में जाकर उनको चैनलाइज़ करके, तो फिर तैयारी के साथ निकलेंगे। ये तो नहीं है कि बस कॉल दे दी और दूसरे दिन निकल पड़ा, एक तैयारी चाहिए होती है। और मंजूता साहब, एक होता है इख्तलाफ राय होना, वो तो ठीक है, हम मानते हैं कि जमातों के अंदर होता है, सियासी जमातों के अंदर, लेकिन एक होता है राब्तों का फुकदान। वो भी हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। जिस तरह इमरान खान की बहनें जो सबसे ज़्यादा पेश हैं, अडयाला जेल के बाहर भी मौजूद रही, एहतजाज भी करती रही, धरने भी देती रही वहाँ पर, उनकी जानिब से जब कोई भी सीनियर लीडरशिप कॉल देती है तो लाताल्लुकी का इजहार होता है या उनको एतमाद में नहीं लिया होता। तो ये गैप क्यों है कम्युनिकेशन का पार्टी के अंदर? देखिए, मार्च की कॉल हो, एहतजाज की कॉल हो, तो ज़ाहिर बात है ये पार्टी ने लाएअमल देना है, और वो पॉलिटिकल तमाम फैसलों के अंदर पहले भी शामिल नहीं होती है, ना वो किसी कोर कमेटी या पॉलिटिकल कमेटी का ऐसा, ना कभी उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि हम सियासत के अंदर जो है शामिल होना चाहती हैं, या तहरीक के अंदर जो है कोई डिस्कशन के अंदर या कोर कमेटी के इजलास के अंदर, मशावरती इजलास में हम शामिल होना चाहती हैं। उन्होंने हमेशा ये कहा कि हमारे भाई के लिए कंसर्न है, उनकी सेहत को लेकर, उनकी रिहाई को लेकर, और वो उस हद तक अपनी जदोजहद कर रही हैं, चाहे अदालतों के अंदर हो, चाहे सड़कों पर निकलना हो, चाहे अडयाला के बाहर हो। लेकिन ये लाएअमल देना, ये तहरीक इंसाफ का लेकिन काम जब था, वो जो ये तहरीक बयान इंसाफ दें, ने सुहेल अफरीदी दिया। साहब एहतजाज की लंबी कॉल डेट। दें और आगे से वो ये बयान दें, अलीमा खानम साहिबा, कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इतनी ताखीर क्यों की जा रही है एहतजाज में, तो इससे वर्कर तो कंफ्यूज होता है आपका। एक तरफ बहनें हैं, इमोशनली ताल्लुक है। बिल्कुल ठीक आप बात कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है, जब वो कहेंगी कि लंबी डेट है, कारकुनान कहेंगे लंबी डेट है, तो वो उनकी राय है, उनकी सोच है, वो सोच का इज़हार कर सकते हैं कि थोड़ी शॉर्ट डेट देनी चाहिए। पहले प्रोग्राम भी यही बना था कि हम सितंबर के आगाज़ के अंदर देंगे, लेकिन बाद में फिर मुशावरत मज़ीद हुई, जिस पर ये नुक्ता नज़र रखा गया कि मौसम की सूरत हाल को देखते हुए भी और भरपूर तरीके से तैयारी करने के लिए थोड़ा वक्त दरकार होगा। तो अगर एंड की आगाज़ की जगह पर एंड पर दे दी जाए और अच्छे तरीके से आया जाए, मकसद तक पहुँचना ज़रूरी है, चाहे उसमें 10 दिन ज़्यादा भी लग जाए। और साकिब रशीद साहब की सोशल मीडिया पर एक खबर है कि सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि सुहेल अफरीदी साहब ने कहा है कि लॉन्ग मार्च अगर अनाउंस किया तो मुझे बताया गया कि 5 दिन में मुझे नाअहल कर दिया जाएगा। क्या ऐसा ही है? देखिए, बिल्कुल जी, इससे पहले भी जब सुहेल अफरीदी ने बात की हक और कानून की, कभी उसको दहशतगर्द कहा गया, कभी इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिए कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन की क्यों बात कर रहे हैं, और ये सिलसिला पहले भी रहा। लास्ट टाइम जब मार्च हुआ तो कहा गया कि हम गवर्नर राज लगा सकते हैं, हम यहाँ पर इमरजेंसी लगा सकते हैं, सदर के पास इख्तियार है, फलां है, ये है, आपके सामने वज़रा के बयान पड़े हुए हैं। तो इस टाइम भी उनको जब भी हम कॉल देते हैं, क्योंकि उनका जो कब्जा है उससे जान छूटने की बात होती है, तो वो कब्जा आसानी से तो कोई नहीं छोड़ता। तो उस कब्जे की जब छोड़ने की बात आती है, तो जाहिर बात है वो शख्स या वो लोग ये समझते हैं कि जो ये बात कर रहे हैं उनको कुचला जाए, तो इसलिए वो बातें करते हैं। तो धमकी दी गई होगी बिल्कुल, और ये एक्सपेक्टेशन करना कि धमकी दी गई होगी, तो ये बिल्कुल इसकी हकीकत हो सकती है जी। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन यकीनी तौर पर आपके साथ हैं, इमरान खान साहब ने सब इख्तियारात उन्हीं को दिए हुए हैं, तो ये उनकी भी कॉल है। और दीगर सियासी जमातों से भी क्या राब्ते किए जा रहे हैं अपोजिशन के? मौलाना फजल रहमान या दीगर सियासी जमातें? मौलाना फजल रहमान से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुलाकात हुई थी अभी रिसेंटली, उनका भी कोई जवाब नहीं आया आपको? जी बिल्कुल, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान जो है उनको लूप में लिया गया था, और जो अचकज़ई साहब हैं उस दिन वो बलूचिस्तान के अंदर थे, और अल्लामा राजा नासिर साहब वो ज़ियारत पे गए हुए थे, आउट ऑफ कंट्री थे, उनको बिल्कुल लूप में लिया गया है। तब भी ये कॉल दी गई है। वो अलायंस के सरबराह हैं और हमारे दादी हैं, अपोजिशन लीडरान हैं। खान साहब ने उनको नामजद किया है, खान साहब बहुत इज्जत करते हैं उनकी, और इंशाअल्लाह ताला वो हमारे साथ होंगे। बाकी जमातें भी जो कानून और आइन की सरबुलंदी के लिए बढ़ना चाहती हैं आगे, खान साहब ने बिल्कुल कहा है कि हर उस जमात से रब्ता किया जाए जो इस नुक्ते के ऊपर आगे बढ़ना चाहती है, जदोजहद करना चाहती है। तो हम हर जमात से रब्ता कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला देखते हैं कि कौन इस हक और सच की जंग के अंदर हमारा साथ देता है, हम वेलकम करेंगे। बाकी जमातों से भी रब्ता किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तलाफात हैं उसके हवाले से भी गुफ्तगू की। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।